ये पहला अवसर है जब भारतीय प्रधानमंत्री एक द्विपक्षीय ऑफिशियल विजिट पर ब्रुनेई पधार रहे हैं। इससे पहले 2013 में माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आसियान समिट के लिए आए थे। भारतीय समाज को भी बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत उत्सुकताएं हैं, खुशी की लहर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा आएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत द पैलेस नूरुल इमाम इस्ताना में किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री कुछ प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पर विजिट करेंगे। संभावना है कि वो एक जो यहाँ की नेशनल मोस्ट आइकनिक मॉस्क है उसका भी दौरा करेंगे, वहाँ जाएंगे। भारतीय उच्चायोग का नया भवन ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी तैयार हो चुका है, उसके लोकार्पण का भी इस विजिट के दौरान आयोजन और संभावना है। सर, 40 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पे हिंदुस्तान और ब्रुनेई के ये पहली बायलैटरल विजिट है किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। किस तरह से देखते हैं इस हिस्टोरिकल विजिट को? बिल्कुल, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण है भारत ब्रुनेई के द्विपक्षीय संबंधों में कि आज डिप्लोमेटिक रिलेशंस के एस्टैब्लिशमेंट्स के 4 डेकेड के बाद ये पहला अवसर है जब भारतीय प्रधानमंत्री एक द्विपक्षीय ऑफिशियल विजिट पर ब्रुनेई पधार रहे हैं। इससे पहले 2013 में माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आसियान समिट के लिए आए थे और इसकी बहुत अपेक्षाएं यहाँ पर थीं दोनों तरफ से, सरकारी तंत्र में भी और भारतीय समुदाय के मध्य में भी, कि जिस तरह से विगत 10 वर्षों में विश्व पटल पर भारत का प्रादुर्भाव हुआ है और भारतीय जनचेतना, जनमानस और लीडरशिप का जो एक ग्लोबल स्टेट्समैनशिप में एक जो एवोल्यूशन हुआ है, G20 उसका एक उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक ग्लोबल लीडर्स में एक रुतबा और एक दर्जा जो भारत का आया है, उस सब को लेकर एक क्यूरियोसिटी, चेतना और एक क्यूरियोसिटी जागृत हुई है विश्व भर के समाज में, जो यहाँ भी परिलक्षित होती है। और वो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं एंड उत्कंठाएं वो कहीं न कहीं इस विजिट में परिपूर्ण होती हैं। भारतीय समाज को भी बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत उत्सुकताएं हैं, खुशी की लहर है, मैं कह सकता हूँ। मेरे विगत 2 वर्षों में यहाँ पर बहुत बार ऐसी उम्मीद समुदाय में और समाज में रहती थी और हमारे काउंटर पार्ट फॉरेन ऑफिस में कि कब हम एक ग्लोबल लीडरशिप ट्रैवल कैलेंडर में इस ज्योग्राफी को हम किसी तरह से समायोजित कर पाएं। और आज वो अवसर है हमारे सामने कि एक पहला हाई लेवल एंगेजमेंट जो एक सरकारी दौरा है माननीय प्रधानमंत्री का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा आएगी और लीडरशिप के हाई लेवल एक्सचेंजेस वो भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये हमारे सारे ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स को एक नई दिशा देगा, लीडरशिप की एक गाइडेंस देगा और भारत का जो एक नया स्वरूप विश्व पटल पर इस समय उभरा है, वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में अब परिलक्षित होगा। सर, कुछ MOU या कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट साइन में कुछ क्या ऑब्जेक्ट? जी बिल्कुल, इसमें एक जॉइंट स्टेटमेंट के अडॉप्शन की संभावना है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होगा, जो रिश्तों को एक स्टॉक टेकिंग भी होगा और आने वाले की एरियाज का आइडेंटिफिकेशन, नए स्वरूपों को चिन्हित करेगा। यहाँ पर हमारा एक स्पेस स्टेशन भी है जो हमारे इसरो के लॉन्चेस में बहुत मदद करता है। उससे संबंधित भी कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड समझौते हमारे इस समय द्विपक्षीय वार्ता में सम्मिलित हैं। माननीय हिज मैजेस्टी माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। ब्रुनेइयन राज परिवार सामूहिक तौर पर
भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेगा और उनका स्वागत करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत द पैलेस नूरुल इमाम इस्ताना में किया जाएगा। जो द्विपक्षीय वार्ता है वो भी रॉयल पैलेस में ऑर्गेनाइज की जाएगी। उसके बाद हिज मैजेस्टी एंड हिज फैमिली एंड द ऑफिशियल डेलीगेशन वो माननीय प्रधानमंत्री के लिए एक द्विपक्षीय ऑफिशियल भोज का आयोजन करेंगे। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री कुछ प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पर विजिट करेंगे। संभावना है कि वो एक जो यहाँ की नेशनल मोस्ट आइकनिक मॉस्क है उसका भी दौरा करेंगे, वहाँ जाएंगे। भारतीय उच्चायोग का नया भवन ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी तैयार हो चुका है, उसके लोकार्पण का भी इस विजिट के दौरान आयोजन और संभावना है। सर, ये जो नया भवन है 40 साल के द्विपक्षीय रिलेशनशिप का ही ये परिणाम है कि यहाँ पर नया भवन बनाना पड़ा है भारतीय उच्चायोग को? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। बिकॉज जैसा कि हमारा एक सांस्कृतिक और सिविलाइजेशनल हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का एक अप्रोच रहा है कि हम समग्र विकास की प्रक्रिया में विश्वास भी रखते हैं और करते भी हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एक जो नया भारत विश्व पटल पर उभर रहा है, तो उसका कहीं न कहीं परिलक्षण हमारे इम्प्रेशन में, इम्प्रिंट्स में होता है। तो आज आप पाएंगे कि धीरे धीरे हमारी राजदूतावास और उच्चायोग उनका भी नवीनीकरण हुआ है। कहीं न कहीं वो विदेशी जमीनों पर, भूमियों पर, राष्ट्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब उस प्रतिनिधित्व में एक कहीं न कहीं भारत की मिट्टी की खुशबू, हमारे राजस्थान का पत्थर, हमारे आर्किटेक्चरल मोटिव्स, चाहे उसको जाली वर्क कहें या मार्बल कहें, और एक इंडियन ईडियम जो हमारी पहचान है, वो स्वरूप धीरे धीरे अख्तियार कर रहा है। और ब्रुनेई दारुसलाम का नया उच्चायोग भवन भी मुझे उम्मीद है आप देखेंगे। ये भी कहीं न कहीं एक स्पीकिंग मॉन्यूमेंट है जो भारत को यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी करता है, उसकी पहचान भी बनाता है और उसका प्रतिनिधित्व भी करता है। भारतीय समाज में इस समय इस बात को लेकर बहुत ये एक गौरव का विषय है, एक सेल्फ प्राइड जिसे कहते हैं। आपको आई एम श्योर आश्चर्य नहीं होगा कि समाज के, समुदाय के सारे लोग स्वयं ही इसको सजाने में और इसकी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आवागमन यहाँ पर उपस्थिति की और उनके स्वागत के लिए स्वयं वॉलंटरीली काम कर रहे हैं और बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। घरों से सामान और फूल भी लाए जा रहे हैं। तो ये एक भारतीयता का जो एक पहचान है कि हम परिवार की तरह रहते हैं। वहीं यहाँ पर भी सुदूर पूर्व में एक छोटा सा भारत हमारा भी है। तो और ये यहाँ के डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में, मलयन समुदाय में और यहाँ के गवर्नमेंटल सर्कल में भी ये एक स्टेटमेंट है कि नए भारत का एक जो मॉडरेट बट डिस्टिंक्ट एंड रोबस्ट फुटप्रिंट एंड प्रेजेंस, उसकी प्रस्तुति है। एक सर आखिरी सवाल है, वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज है जिसकी प्रधानमंत्री जी कई बार बात करते हैं, रीजनल सिक्योरिटी की बात है, इसमें भारत और ब्रुनेई का क्या रोल होता आप देखते हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न फिर से किया, क्योंकि आज G20 के बाद और ब्रिक्स के बाद और SCO के बाद एक नए किस्म का प्लूरिलेटरल मैकेनिज्म इवॉल्व हुई है, जो एब्सोल्यूट मल्टीलैटरलिज्म को छोड़कर और इंटायरली बायलैटरल को छोड़कर एक नए प्लेन पर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का रास्ता खोजती है। और जैसा मैंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया का आसियान इनिशिएटिव
हैज़ बीन, ये सबसे सफलतम मल्टीलैटरल एंड प्लूरिलैटरल इनिशिएटिव रहा है 60 के दशक से शुरू होकर के। बल्कि कह सकते हैं कि आसियान और ईयू ये दोनों ऐसे इनिशिएटिव थे जो समय से आगे थे। अब ईयू का तो मैं नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन आसियान को एक बहुत सफल रीजनल मल्टीलैटरल प्लूरिलैटरल इनिशिएटिव माना जाता है। और आपको ताजुब नहीं होगा कि जैसा मैंने कहा कि हिज मैजेस्टी बीइंग द लॉन्गेस्ट रेनिंग सॉवरेन ऑफ द वर्ल्ड, इनका आसियान में एक सीनियर स्टेट्समैन का दर्जा है। His Majesty was anointed, was crowned in 1968. He was appointed as a monarch in 1967. तो आप देखें कि सन 67 और 68 से आज तक उन्होंने जियोपॉलिटिकल मध्यस्थता की है और जियोपॉलिटिकल फोरम पे प्रतिनिधित्व किया है। हिज मैजेस्टी 1992 से लेकर आज तक 4 बार हिंदुस्तान जा चुके हैं। तो उनके अपने व्यक्तित्व में वो सारे दशक समाये हुए हैं और वो कहीं न कहीं ब्रुनेई के आसियान और आसियान की जो सारी मैकेनिज्म्स हैं उनके चिंतन में, विचार विनिमय में वो एक अव्वल दर्जा रखता है। इसके अलावा ब्रुनेई जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो मलय सांस्कृतिक पक्ष है, जिसको आप मलेशिया का मलयन फेडरेशन कहें, और ये भी अपने जो यहाँ की जो ऑफिशियल स्टेट फिलॉसफी है ब्रुनेई की, वो मेलायू इस्लामिक दिराजा उसको कहा जाता है। जैसे मैंने कहा दिराजा, अगेन हमारा संस्कृत का इसमें वर्ड आता है। तो उसमें मलयन कल्चर को प्राथमिकता दी गई है, उसके बाद इस्लामिक स्टेट है। तो ये एक जो मलयन फेडरेशन है, एक जो मलयन कल्चरल डोमेन है, उसमें फिर से ब्रुनेई की बात अग्रणी रहती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि बोर्नियो द्वीप की जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड डिस्टिंक्टिवनेस है, उसकी भी एक आवाज़ कहीं ना कहीं ब्रुनेई रखता है। तो इसको जब हम हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से कंबाइन करते हैं, तो जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में भारत की आवाज़ एक मल्टीलैटरल फोरम पे उभर के आई है एज अ ग्लोबल ट्रबल शूटर एंड ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर, द कन्वीनिंग पावर ऑफ इंडिया of being able to bring people onto a table for a discourse and exchange should there be any geopolitical challenges। तो आपने देखा कि इस समय विश्व में किसी भी ज्योग्राफी में आप देखें कि उसमें रिफ्ट्स हैं, देयर आर एक्सचेंजेस, देयर आर डिफरेंसेस, और ये कहीं ना कहीं G20 में उभर कर आ रहे हैं, रीजनल फोरम्स में आ रहे हैं, आसियान में आ रहे हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं ये हमारी लीडरशिप के बीच में एक घनिष्ठता बनी है। पिछले साल आपने देखा भारत से पहले G20 की जो अध्यक्षता थी वो इंडोनेशिया ने की थी, तो उसमें फिर से साउथ ईस्ट एशियन, ईस्ट एशिया, कुल मिलाकर के एक ग्लोबल जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव बन रहा है, उसमें एशिया की रिप्रेजेंटेशन, साउथ एशिया का रिप्रेजेंटेशन, साउथ ईस्ट एशिया की थिंकिंग वो फैक्टर इन हो रही है। और इस सब के मद्देनज़र भारतवर्ष, ब्रुनेई की ये जो लीडरशिप है और ये जो कमिंग टुगेदर है, ये कहीं ना कहीं हमारे जियोपॉलिटिकल पटल पर भी इसका हमको असर देखने को मिलेगा।